सादुल शेखावत जी नमस्कार। रामवीर त्यागी जी क्या हाल है? त्यागी साहब नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर जसप्रीत सिंह लोहान आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। आपकी जो अपडेट है अमेरिका की डिपोर्टेशन की अपडेट, और उसमें काफी और चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो आप प्लीज इसको शेयर करते रहना ताकि हर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचे जहां हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। मकसद एक है, जागरूकता जागरूकता जागरूकता। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। कई बार चीजें वैसे नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर जागरूकता हो तो उसका फायदा बहुत होता है। और जरिया बिल्कुल सीधा है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि फोन कॉल्स ज्यादा होते हैं दिन में, और दिन में काम भी करना होता है, तो सबके फोन उठा नहीं सकते। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से राम राम भी हो जाए, दुआ सलाम नमस्कार हो जाए, और अपनी बात भी आप लोगों तक रखी जाए, ताकि किसी भी चीज को लेके किसी भाई को कोई गलतफहमी ना हो। कोई र्यूमर्स या भ्रांतियां जो कई बार फैल जाती हैं, डर भय जो फैल जाता है, उससे आपको छुटकारा भी मिले। तो काफी सारे भाई जुड़े हैं, तो आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, आप इसको शेयर करते रहना ताकि उस व्यक्ति को जिनके बच्चे अमेरिका में बैठे हैं, और जो बच्चे अमेरिका में बैठे हैं वो भी इसको प्लीज शेयर करना, ताकि हमारे सभी भाइयों तक, सभी भारतीयों तक कम से कम ये बात पहुंचे। रामबीर जी पूछ रहे हैं जी, आप बताओ जी, अमेरिका में आप और मेरा परिवार ठीक है जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है जी सारे। और आपके बेटे से भी बात हुई थी अभी परसों ही, तो वो भी बहुत बढ़िया है और अच्छा है। सुनीता गोस्वामी जी गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। और आप इसको बस 2 मिनट बाद और मैं शुरू करता हूं। अब आप इसको शेयर करते रहना प्लीज, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए। मेरे सुबह के 8 बजे हैं ऑलमोस्ट, मतलब 4 मिनट रहते हैं उसके बाद ये सुबह। आज यहाँ मेरे मौसम थोड़ा सा आज वो है, ग्लूमी सा वेदर है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, बाहर मौसम बारिश का है, बारिश का मौसम है। और बारिश के मौसम से मुझे बात याद आ गई कि बारिश का जमाना है, कागज की कश्ती है और पार भी जाना है। ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो डोंकी वालों का क्या रहेगा बताएं जी। बिल्कुल मंगलदीप ढूल जी बिल्कुल बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। बस आप लोग इसको प्लीज सबके साथ शेयर करें। मैं अपनी बात रखनी शुरू करता हूं। दोस्तों, दोबारा फिर से आपको नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सबको पता है काफी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट हफ्ता बचा, 1 महीना हो जाएगा ट्रंप साहब ने अपनी कुर्सी संभाले। और जिस दिन से कुर्सी संभाली, पूरी दुनिया में इस बात का हड़कंप मचा हुआ है कि कौन डिपोर्ट होगा, कैसे होगा, क्या मेरा नंबर भी आएगा, या मेरे बच्चे का क्या रहेगा, रिश्तेदार का क्या। ये सब चीजें बहुत ही अलग अलग तरीके से पेश की जाती हैं। मैं देख रहा था इंडिया मीडिया को, वहां बैठे बैठे कुछ पत्रकार साथी जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स वाले हैं, अब होगा बहुत बड़ा पता नहीं क्या हंगामा, हर 6 घंटे बाद एक भारतीय होगा डिपोर्ट, ऐसी ऐसी सनसनीखेज खबरें। मतलब क्या ड्रामा है, कमाल ही कर दिया। ये सब चीजें देख के आदमी के ना वैसे ही डर पैदा हो जाए मन में कि भाई है क्या। और डेफिनेटली भाई, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो मतलब डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे। यहां रेड पड़ गई, वहां रेड पड़ गई, इतने खुलासे हुए हैं।
फोटो खींच के, गाड़ी का फोटो खींच के, ये देखो आइस की रेड पड़ी हो यहाँ पे भाइयों, सब सुधर जाइयो। और वो उसकी फैक्ट्स को जब चेक करते हैं फैक्ट्स को चेक करते हैं तो लगता है कि वो वैसी गाड़ी कहीं और खड़ी है, कोई पुरानी वीडियो है, कोई नई वीडियो है, ये सब चल रहा है। और हमारा काम सिर्फ आपकी जागरूकता पैदा करना है, ना किसी भाई को डराना है और ना ही किसी को भ्रमित करना है, सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी देना ही हमारा मकसद है। दोस्तों, पहले भी बहुत सारी वीडियोज में ये सब बातें बताई गई कि भाई कैसे कैसे और कौन पकड़ा जाएगा, कैसे कैसे ये चीजें होंगी। एक भाई कह रहे हैं कि जी परसों 15 तारीख को फिर इंडिया के लड़के डिपोर्ट हो रहे हैं अमृतसर में, क्या ये न्यूज सही है? पता नहीं जी, इसका अभी कोई मेरे पास तो ऐसी कोई खबर है नहीं। हाँ जी, कहने का मतलब ये है कि भाई कौन कैसे डिपोर्ट, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, अगर पूछना चाहें तो मैं आपकी बातों का जवाब दे दूंगा। पहले जितनी बार भी बताया गया उसको और भी सिंपल करने की मैं कोशिश करूंगा, और कहोगे तो इसको मैं हरियाणवी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, जो सी भाषा में कहोगे आप, मैं उस भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, 4 लेवल हैं डिपोर्टेशन के, कि ये लोग अगर उस कैटेगरी में आप हो तो फिर पंगा है। पहला लेवल तो है कि जिन्होंने क्राइम कर रखा है, क्रिमिनल्स हैं, लिखित में क्रिमिनल हो गए वो लोग, जिन्होंने कोई रेप, मर्डर या कोई और बड़ा घोटाला, रोबरी, मतलब इस लेवल के बड़े क्राइम कर रखे हैं, जिस क्राइम से यहां का नागरिक सेफ ना हो। एक तो वो तो पहले ही। अच्छा, इस पहले लेवल में मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें कौन सी सरकार नहीं करती थी, ये तो पहले भी होता था, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। एक तो ये लेवल था जी, पहला लेवल, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ के बाहर फेंकना। दूसरा, वो क्रिमिनल्स जो किसी न किसी पेरोल पे या कोई गारंटी दे के बाहर आ गए थे और कोर्ट की पेशियां वो लगा रहे थे बार बार, लेकिन वो पेशी पे जाना छोड़ गए, कोर्ट की हियरिंग उन्होंने बंद कर दी, वो लोग थे। एक उनकी धरपकड़ जरूरी है, क्योंकि भाई वो क्रिमिनल केसेस उन पे चल रहे हैं लेकिन कोर्ट जाना बंद कर दिया, वो चीज एक सेकंड नंबर पे वो लोग आते हैं। तीसरे नंबर के लोग हैं, तीसरा लेवल धरपकड़ का, डिपोर्टेशन का, तीसरी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? जिन लोगों का असाइलम केस लगा हुआ था, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे इंडियंस तो यहाँ कोई क्रिमिनल तो है नहीं, हमारे तो असाइलम वाले लोग हैं। असाइलम जिन लोगों का लगा हुआ था और उनको कोर्ट ने असाइलम डिनाई कर दिया, असाइलम फेल कर दिया, या असाइलम उसकी डिपोर्टेशन लग गई। अब किसी भी तरीके से आप इसको समझ लीजिए, जिनकी असाइलम का केस लगा हुआ था और उनको कोर्ट ने सुनवाई कर ली, सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने उस बात पे विश्वास नहीं किया और उसको कहा जी आप वापस जाइए, हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। वो ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन वो लोग डिपोर्टेशन लगने के बाद वापस गए नहीं, उन लोगों की, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। या अगर उनकी डिपोर्टेशन लगी हुई है और उसके बावजूद भी उन्होंने दोबारा से अपील की हुई है, ये लोग भी उसमें शामिल नहीं हैं। जो बिल्कुल ही आप ये समझ लो कि मतलब डिपोर्टेशन लग गई और उसके बाद वो गायब ही हो गए कि जब पकड़े जाएंगे देखी जाएगी, तब तक अपना काम कुम करते रहो, पैसे वैसे कमाते रहो। वो लोग, एक भाई पूछ रहे हैं जो बच्चे कैंप में हैं भाई साहब जी उनके बारे में बताएं। जो कैंप में हैं अभी उनका केस असाइलम का नहीं लगा हुआ है, वो आइस के पास हैं, आइस उनकी सुनवाई करेंगी, और अगर उनकी बात में दम हुआ, उनको इस बात पे लगा कि यस सीरियसली इसकी जान को वहां खतरा है, वापस जाते ये व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, उस बात को लेके उसको सबूत देने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसको ऐसा कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं कि डिटेंशन सेंटर्स में जितने लोग पड़े हैं
सब कोई बाहर फेंकेंगे नहीं। कोई जेन्युइन भी होते हैं, किसी की सच में जान को खतरा है, कोई वैसे आया होता है तो वो उसको फिल्टर करेंगे, लेकिन ये है कि वो फैसला थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं उन भाइयों के लिए। तो तीसरा लेवल था असाइलम डिनाई वाला केस हो गया जी, क्योंकि वो तो पहले भी था लेकिन पकड़े नहीं जाते थे, अब इन्होंने इसको थोड़ा सा बहुत फास्ट कर दिया है, ये फर्क है। चौथा लेवल जो है वो है कि जिन लोगों ने कभी अमेरिका में आके कभी अप्लाई ही नहीं किया असाइलम या कोई और केस उन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया और वो अनडिटेक्टेड ऐसे ही घूम रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जो जनसंख्या तो मान लिया हो 50 करोड़ और लोग घूम रहे हैं 60 करोड़। भाई या तो पासपोर्ट बन रहे होंगे इनके, या एड्रेस होगा कहीं रजिस्टर, बैंक खाते कहीं खुले होंगे। भाई इतने लोग अगर घूम रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा 10 करोड़ कहां से आए? जो एक्स्ट्रा वाले केसेस हैं या तो वो फाइल ही नहीं हुए कभी। इतने लोगों का यहां प्रेजेंस तो 10 करोड़ फालतू हैं, लेकिन ये कहीं दिख नहीं रहे, ना इनका कोई केस लगा हुआ। तो चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने कभी केस ही नहीं लगाया। फॉर एग्जाम्पल, कोई टूरिस्ट वीजा पे आ गया, कोई स्टडी वीजा पे आ गया और उसके बाद वो उसको लगा कि मैं तो यहीं रहूंगा, मैं वापस जाता ही नहीं। अगर आप वापस नहीं जा रहे आप और केस भी नहीं लगाया, हो सकता है कई बार वकीलों की फीस बहुत महंगी होती है, 10-15 हजार डॉलर देने को ना हो, आदमी सोचे यार पैसे तो है नहीं, वो फिर क्या होगा उसका, तो उसने केस ही नहीं लगाया। तो इस तरीके से जो चल रही हैं चीजें, तो उसको लेके भी ये मानना है कि भाई उसकी धरपकड़ भी होगी, क्योंकि उसका केस कभी लगा ही नहीं, या केस लगा हुआ है तो उसके पास रिसीट होगी उसकी, जो कोर्ट से आती है आपको कि भी केस अप्लाई हो गया, उसको एलियन नंबर मिल गया होगा। मैटर ही नहीं करता आपको वर्क परमिट मिला है नहीं मिला है, उसकी बात छोड़िए, सिंपल बात है केस अप्लाई ही नहीं हुआ। तो ये 4 लेवल जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ भाई बाद में जुड़े हैं, मैं उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 कैटेगरी है जिनके ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो लोग हैं, उनको करेंगे बाहर। दूसरा, जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे लेकिन पैरोल पे बाहर थे, कोर्ट में डेट मिस करके और कोर्ट में कभी गए ही नहीं, वो लोग हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे वो लोग थे जिनके असाइलम के केस डिनाई हो गए, फेल हो गए या डिपोर्टेशन लगी, तो ये तीसरे लेवल की कैटेगरी है। लेकिन ये डिपोर्टेशन जो उनको लगी है जिनकी कोर्ट में सुनवाई पूरी होली, जिनकी फाइनल हियरिंग आली, उनके कोर्ट ने केस पास नहीं किए, ये वो लोग हैं। और तीसरा जो चौथा लेवल है वो है जिन लोगों ने कभी अप्लाई ही नहीं किया और यहां पे इलीगल हो गए। असल इलीगल तो वो है, असल माना जाए तो असल इलीगल तो वो है जिनका कोई भी स्टेटस नहीं है, ना अप्लाई किया लेकिन यहां रह रहे हैं और चुपचाप अपना कहीं ना कहीं से काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीटली अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं, ना खातों में जिक्र, ना कहीं बैंक में जिक्र, ना कहीं इमिग्रेशन में उनकी कहीं कोई फाइल लगी हुई है, कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो वो है। और उनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास रिसीट है, एलियन नंबर आया हुआ है, केस लगा हुआ कोर्ट में, लेकिन गलतियां करते हैं, शराब पी के गाड़ी चला ली, तो फिर वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, क्राइम की में। कुछ लोग ये भी करते हैं कि छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में वो गाड़ियां चलाते हैं और ये सोच के कि चलो ये अगली गली में तो जाना, यहां कौन सी पुलिस है, बिना ड्राइवर लाइसेंस के गाड़ी चलाना। और इस बात पे मैं ये जरूर कहूंगा, कई हमारे भाई भी, कई हमारे भारतीय भी इस चीज में शामिल हैं। कई बार ये बात सुनने को आती है कि भाई कोई नहीं, यहां तक तो जा रहे हैं यार, सारी जिंदगी गाड़ी चलाई है। और एक यहां भ्रांति ये फैलाई जाती है आपस में
अगर कानून ना तोड़ो गाड़ी चलाते हुए तो कोई चेक नहीं करता। कईयों का लाइसेंस कैंसिल हो गया, ड्राइवर लाइसेंस कैंसिल हो गया, फिर भी गाड़ी चला रहे हैं। और आपस में ये बात करते हैं कि भाई अगर गाड़ी चला रहे हो, आपने अगर कोई कानून नहीं तोड़ा गाड़ी चलाते हो, जैसे रेड लाइट क्रॉस नहीं करी या आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करी, गाड़ी तेज नहीं दौड़ाई, आप अपनी स्पीड लिमिट में चल रहे हो, आपने कोई भी कानून अगर नहीं तोड़ा तो आप सेफ हो, आप गाड़ी चला सकते हो। ये कहीं नहीं लिखा और ये बिल्कुल बुलशिट है, बहुत ही गलत बात है। आपको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए अगर ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो। ये बात आप लिख लेना। अगर ऐसा कोई बच्चा पकड़ा गया, चाहे आपके पास कितना ही बढ़िया डॉक्यूमेंट हो, आपका केस पेंडिंग हो, आपका केस चल रहा हो, वो इसी कैटेगरी में, चौथी कैटेगरी में वो रखे गए हैं, वो डेफिनेटली इस पे जाएंगे। वो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर उसका संज्ञान लिया जाएगा कि भाई क्यों गाड़ी चला रहा था, इलीगल इमिग्रेंट है और गाड़ी बिना लाइसेंस के चला रहा था। इसका मतलब वो ये समझते हैं कि आप किसी के अंदर भी गाड़ी ठोक सकते हो, आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हो। एक्सपर्ट ड्राइवर होते तो आपके पास लाइसेंस होता, वो ये मानते हैं। और जब तक भाई चल रही है, कोई चीज चल रही है, 1 मिनट के लिए सोच के देखना, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हो और गलती से कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई डायरेक्शन दूसरे देश से आके नए देश में आप गाड़ी चला रहे हो जहां पे उल्टे साइड स्टेयरिंग है और गलती हो जाए डायरेक्शन की, क्यों ऐसी गाड़ी इस तरफ घुसा ली जहां पे आगे से भी ट्रैफिक आ रहा हो, गलत तरीके से आ रहा हो, तो और किसी के लग जाए वो गाड़ी या कोई मर जाए तो ये सीधा सीधा मर्डर है, मैनस्लॉटर केस लगता है और अंदर जेल में सारी जिंदगी भी बाहर नहीं निकलता आदमी। तो ऐसे ऐसे सीरियस चीजें हैं। और वैसे भी पकड़ा जाए भी ओवर स्पीडिंग है और या कुछ है तो इस चीज से हमें बचने की बहुत जरूरत है। और शराब पी के गाड़ी चलाना कि यार मेरे कौन सा नशा हो रहा है, चला लेते हैं थोड़ी दूरी, अगले घर गली में तो है घर, कोई नहीं, ले आया यार, भाई है तू मेरा, कोई नहीं, दो बियर ही तो पिए तूने, क्या हो गया भाई। ये गलती ना कर लियो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उबर कर लियो, लिफ्ट कर लियो, पैदल चले जाइयो या वहीं सो जाओ जिसके घर में हो, तुम सोफे पे सो जाइयो यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पंगा ना लियो, क्योंकि कई बार ना जब उल्टे लग गया करें किसी के तो ऊंट पे बैठे न कुत्ता पाड़ दिया करे, या कहावत तो सुनी होगी ना सबने, ऊंट पे बैठे न कुत्ता इसीलिए पाड़ा, बोले यार सारा सिस्टम ठीक चल रहा था, एक छोटी ही गलती ने सारी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा मत करना भाई। अपने लिए जो कर रहे हो तुम पीछे भी देख लियो, बहुत घर परिवार सारा सब कुछ बैठा है। तो ये चीजें मतलब मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जरूर करें। अब आती है 5वीं बात, और वो 5वीं बात है बर्थ राइट सिटीजनशिप की, कि भाई जी इंडिया वाला ड्राइवर लाइसेंस भी चलता है क्या? ड्राइवर लाइसेंस जी, इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस अगर आप ले आओ तो उसकी म्याद 6 महीने होती है। पहले 1 साल होती थी, अब 6 महीने है उसकी म्याद, और उसके अंदर अंदर आपको यहां का ड्राइवर लाइसेंस लेना होता, तो आप ले सकते हो। हाँ जी, 5वीं बात जो मैं बात कर रहा था, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है बर्थ राइट सिटीजनशिप की। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब है कि अगर आपका बच्चा अमेरिका की धरती पे पैदा होता है तो वो बच्चा अपने आप ही वो यहां का नागरिक पैदा होता है, यहां का नागरिक बन जाता है। 2 साल वाला कानून क्या है जी? हाँ जी, ये 2 साल वाला भी मैं बताता हूं, एक बार ये बात पूरी कर लूं मैं। तो ये चीज कि बच्चा यहां पैदा हो, वो अपने आप यहां का सिटीजन बन जाता है, ये शुरू से ही होती आई ये चीज। अब हुआ क्या कि जैसे किसी का टूरिस्ट वीजा लगा हो, पूरी दुनिया में, अकेले भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में, मैक्सिको है और कंट्री है, चाइना है, जापान है, और अपने एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो सारी
या यूरोपियन कंट्रीज भी जिनको चस्का है अमेरिका का, या साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ये भी, जिनका टूरिस्ट वीजा लगा हुआ है, इवन स्टूडेंट वीजा लगा हुआ है, और हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं स्टूडेंट वीजा पे, वर्क वीजा लग के आया हुआ है, H1B वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में है। मतलब कि 72% यहाँ की बड़ी कंपनियों में 72% भारतीय हैं जो वर्क वीजा पे हैं। तो वो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं, और जो टूरिस्ट वीजा वाले वो लोग भी हैं। और वो कई बार ये प्लान करते हैं कि भाई 6 महीने की एंट्री मिलेगी और अभी 6वां महीना चल रहा है तो जाके 3 महीने बाद डिलीवरी कर देंगे। और ये प्री प्लान होता है कई बार, और कई बार यहाँ के प्लान बन जाता है कि बच्चा सिटीजन हो जाए, और जब बच्चा 21 साल का होगा तो ये बच्चा हमारा ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देगा, तब तक केस चलता रहेगा। चले तो हमें कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि निकालेंगे तो कहेंगे जी बच्चे की देखरेख कौन करेगा, क्योंकि ये तो अमेरिका का सिटीजन है। तो इस सिस्टम के साथ वो प्ले होता था। तो उसको लेके ट्रंप साहब ने ये बात कह दी कि भाई जन्म के थ्रू अगर सिटीजनशिप है तो वो उसको हम रद्द करते हैं, वो हम करते नहीं। अब जैसे सबको पता लगा कि आते ये कानून बनेगा, बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई उसके आने से पहले डिलीवरी कर लो। अब देखिए मतलब कैसी सी बात, आपने भी अखबारों में पढ़ी होगी, शायद सुनी होगी, लेकिन मैं भी बता दूं आपको कि जन्म बच्चे का भी टाइम पूरा नहीं हुआ है, नेचुरल तरीके से उसका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई लेबर पेन नहीं है। लेकिन ये सोच के कि अगर वो आ गया उससे पहले बच्चे का जन्म है, मतलब नेचुरल चीजों से छेड़खानी शुरू कर दी हमने। अब वो छेड़खानी शुरू करने से डॉक्टर्स भी तनाव में आए कि भैया ये तो अनएथिकल है, गलत है। ये जब इसका समय नहीं हुआ और सारी चीजें ठीक चल रही हैं, अंदर कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है, तो ये डिलीवरी कैसे हो सकती है? उसको स्टडी करके जी मेरी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो डिलीवरी कर दो। यार ऐसा भी क्या सिटीजनशिप हो गया कि आप खिलवाड़ कर रहे हो उस बच्चे की जिंदगी के साथ भी, और जो वाइफ है, माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है एक सिटीजनशिप के लिए। सिटीजनशिप तो तब होगी जब ये बच्चा सुरक्षित होगा या मां सुरक्षित होगी। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन भी आदमी ने पढ़ लेनी चाहिए। अगर भाई 40 हफ्ते से पहले तो वो करते नहीं, अगर जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो जाए कि जी अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन हो गया, कुछ और हो गया, कोई बच्चे में खास एक्टिविटी नोट कर रहे हैं डॉक्टर और मेडिकल इमरजेंसी हो, कहते जी करना पड़ेगा, फिर तो सिटीजनशिप हो ना हो सरकार किसी की, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो करते ही हैं। इंडिया में भी करते हैं, यहां भी करते हैं, हर जगह करते हैं। लेकिन इस इंटेंशन से बच्चे को जन्म देना कि भाई सिटीजन हो जाएगा बच्चा पैदा, सारी जिंदगी कोसेगा, अगर कोई बीमारी लगी ना उसको कि अपने सिटीजनशिप के चक्कर में तुमने मेरी इसी तिसी कर दी, वो नेचुरल ग्रो नहीं हुआ बच्चा। और ये रिसर्च भी कहती है, साइंस भी कहती है कि अगर ऐसी तरीके से होती है चीजें तो उसको जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, बच्चे को सांस की दिक्कत हो सकती है बड़ी भारी, सांस लेने में उसको तकलीफ हो सकती है जब बच्चा पैदा होता है, और मदर को एक्स्ट्रा ब्लीडिंग के तरीके से बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ना तो बॉडी तैयार है जन्म देने के लिए, ना ही बच्चा रेडी बाहर आने के लिए। उसके साथ छेड़खानी करके, जैसे करते ना, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई और सूखा पड़ गया, तूफान आ गया और सब कुछ तहस नहस होता है ना, क्योंकि हम प्रकृति से छिड़ाव कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये चीज अब क्योंकि कई जो हमारे भाई यहां मान लिया वर्क परमिट पे हैं, H1B वीजा पे हैं, जो सबसे ज्यादा है। H1B पे जो वीजा, सॉरी ये मैं किसी का मैसेज, H1B वीजा पे जो बच्चे आए हुए हैं और भाई हमारे काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए, अभी ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं, और 10 साल भाई नेचुरल सी बात है, अगर हस्बैंड वाइफ होने, फैमिली प्लानिंग भी करनी है, बच्चे को भी जन्म देना है, वो देन नेचुरल तरीके से। और लेकिन अब
ये जो नया आ गया सिस्टम कि भाई जब अगर अमेरिका में हो तो सिटीजनशिप नहीं देंगे, इसको कोर्ट ने चैलेंज कर दिया, इसके ऊपर लॉ सूट हो गए, इसके ऊपर बहुत सी चीजों को कई जजेज ने इसको कोर्ट ऑर्डर को ब्लॉक कर दिया कि भाई नहीं। और जब तक ये रूल लागू नहीं हो सकता जब तक कोर्ट में ये क्लियर ना हो जाए, कोर्ट इसमें पूरी सुनवाई करके इसको जस्टिफाई करके अगर ना कर दे तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन सरकार अपना गेम खेल रही है वो कि भाई फिर हम हायर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इसको पास करा लेंगे, तुम कर लो फेल जो तुमने कर रहा है, ये चल रहा है। लेकिन कहना का एक मतलब ये है कि भाई इस चीज के चलते वहां भी कहीं कोर्ट में केस फेल ना हो जाए, कहीं कोर्ट इनकी फेवर ना कर दे, उनकी फेवर ना कर दे, उस चक्कर में आप अपना डिसीजन मत बदलना कि भाई बच्चे को पहले डिलीवर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, वो आर्टिफिशियल पेन करके कर लो, आप ये कर लो ना। नेचुरल तरीके से जो चीजें होनी है उसी का स्वागत कीजिए, वही होना चाहिए। तो ये बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात थी कि जन्म से, और ये बहुत चीजें होती हैं, अकेले इंडियन नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस बात को प्लान करते हैं कि कैसे कैसे आप टूरिस्ट वीजा से आए, कोई डोंकी के रास्ते से भी आए, डोंकी के रास्ते से आके यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये सब चीजें ये इसको आप शेयर करना जरूर से भी जरूर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पूरा दिन मैं अपनी काम करूंगा, पेशेंट भी देखने हैं और भी काम करने, तो बहुत लोगों के मैं फोन नहीं उठा पाता, फिर उनके मैसेज आते हैं भाई साहब 5 बार फोन कर लिया, फोन नहीं उठा रहे, 3 दिन से लगाओ मैं फोन नहीं उठा रहे। और आप सब समझते हैं, मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी भाइयों से भी माफी मांगता हूं कि मैं सबके फोन नहीं उठा पाता। तो भाई बुरा ना मानिए, क्योंकि मैं भी काम करूं हूं, मैं भी दिहाड़ीदार मजदूर हूं, थारा ही डाल सारे भाई करे, मैं भी करूं हूं, मैंने भी घर पालना है भाई, बच्चे पालने हैं। तो इस तरीके से आप सभी इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर व्यक्ति तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। भाइयों ये बड़ा मैटर है, इसको सुलझाने के लिए मोदी जी ही हल निकालेंगे। देखो जी, मोदी जी आए हुए हैं, क्या करके जाएंगे वो पता लग जाएगा। मीडिया बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही है, वो रुके हुए हैं यहाँ उनके घर के बिल्कुल पास में ही। तो क्या बैठकें होती, एक बात तो सही है, मैं आपको बता दूं जो फील हो रहा है यहाँ पे, आने वाला समय अमेरिका में भारतीयों का ही है, ये तो मुझे कंफर्म है। और कंफर्म इस करके है क्योंकि जो डायनामिक्स लग रहे हैं ना पूरी दुनिया के, उनके आज के हालातों के हिसाब से अमेरिका को इंडियन ही फिट बैठ रहा है। मुस्लिम कंट्रीज इनको फिट नहीं बैठ रही, चाइना इनको फिट नहीं बैठ रहा, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे इमिग्रेंट इंडिया के हैं अमेरिका के अंदर, दूसरे नंबर पे। पूरी दुनिया जितने लोग आए हुए हैं हम दूसरे नंबर पे हैं। स्टूडेंट वीजा में तो हम पहले नंबर पे हैं, बाकी के और वीजाज हैं उनमें हम दूसरे नंबर पे हैं। तो अब हमारा जो काम करने का तरीका, हम इनके साथ मिलके काम करने का तरीका डेफिनेटली इनको पसंद आता है, और इसी वजह से हमारे 72% लोग इनकी आईटी कंपनियों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाले बैठे हैं। कई सीईओ लेवल पे भी हमारे भाई बैठे हैं, सीनियर मैनेजरल पोस्ट पे हमारे लोग बैठे हैं। हाँ जी, एक भाई कह रहे हैं जी 2 साल वाले कानून के बारे में जरूर बताना। हाँ, अब आता हूं मैं इस बात के ऊपर। 2 साल वाला कानून, अब देखिए अपने यहां तो बहुत आग की तरफ बात फैलती है, एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज तो इतनी जल्दी फैलती है, पूछो ही ना। इस कानून का नाम में 2 साल वाला कानून काट दिया। 2 साल वाला क्या मामला है? वो भाई एक्सपीडाइट रिमूवल का है सिस्टम, और वो ये है कि इन्होंने केस बहुत ज्यादा इनके पास, हमें लगता है सिर्फ भारतीयों के हैं, भारतीयों के नहीं, हमारे से तो कई गुना ज्यादा केसेस इनके हैं जो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं इनके, अल साल्वाडोर के, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, हंडूरस, वेनेजुएला, इनके हैं कई लाख। हमारे तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी चलाना बिना पेपर्स के क्या जुर्म है जी? आज के दिन तो अगर फंस गया तो जुर्म है जी, वो उसकी छुट्टी कर देंगे ये।
आज के दिन नहीं बख्शा जाएगा। अगर असाइलम केस चल रहा है और बिना पेपर के गाड़ी चलाते पकड़े गए तो ये चौथी कैटेगरी में जो मैंने बोला है इस वीडियो में, आप सुन लेना। तो जी 2 साल वाला ये था कि भाई वो कहते हैं कि इतना ज्यादा लंबी लिस्टें लगी हुई हैं, इतने लंबे लंबे केसेस हैं और कोर्ट्स के पास समय नहीं है, कोर्ट हैंग होगी क्योंकि वो कहते हैं ना सिस्टम हैंग हो गया। तो ये सब चीजें भाई वहां पे इतने लंबे केसेस चलते हैं, कई कई साल चल रहे हैं ना, तो उनके चलते आप इन्होंने एक फैसला लिया कि हम इमिग्रेशन को और आइस को भी ये हक देते हैं कि वो भी केस की सुनवाई करें और अपने लेवल पे वहां पे इसको डिसाइड करें कि भी इसका केस पास करना है कि फेल करना है। और जिनको 2 साल से कम समय हुआ यहां आए हुए, सिर्फ उनके केस कर सकते हैं वो, उनसे ज्यादा का जिनको पास समय हुआ वो नहीं। मान लिया कोई डिटेंशन सेंटर में है, अब वो कोर्ट तक नहीं जाएगा, कोर्ट के जज के पास नहीं जाएगा, ये बात है। तो वो 2 साल से कम जिनको आए हुए यहां समय हुआ है तो वो उनकी केस की सुनवाई आइस और इमिग्रेशन वहां लोकल लेवल पे कर सकते हैं जहां पे वो हैं। तो उनका जो फैसला करके अगर उनमें रिमूवल करना है तो वो जल्दी रिमूवल कर सकते हैं उनकी। तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, बजाय कि मैं आपको बताऊं, मैं कोई वकील तो हूं नहीं, मैं भी किसी सोर्स से पढ़ के ज्ञान लेके वहां से फिर मैं आप लोगों तक बात करता हूं कि भाई कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दी जाए। मैं उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं या किसी वकील साथी से बात करनी पड़ती है। आप सभी अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से ये बात बोलना, कोई भी संदेह हो, संशय हो आपको, तो आप अपने वकील से ये सलाह जरूर करना है जी मेरे 2 साल नहीं हुए हैं जी, मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है वो कह दीजिए आप घर बैठो और अपना ज्यादा इधर उधर घूमो ना, और 2 साल आपके अगले महीने पूरे हो रहे हैं तो फिर आप उस ब्रैकेट से बाहर आ गए। या कोई और सलाह आपको वकील दे दे, या आप उसमें आते भी हो कि नहीं, इस बात की सलाह भी वकील दे देगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने वकील से लीजिए ताकि वो लीगल सलाह है, वो कानूनी सलाह है। वो ये भी बता देंगे अगर किसी का इमिग्रेशन या आइस के सामने आमना सामना ही हो गया तो क्या करना चाहिए। भाई इस बारे में मैं आपको कल बताता हूं। इस बारे में आके अगर इतने सारी चीजों के बावजूद भी अगर आपका आइस आपके सामने फिर भी आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि छोटा विषय नहीं है। आपकी तैयारियां क्या होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स पास होने चाहिए, और जिनके डिपोर्टेशन लगी हुई है और उनको पता है मुझे कभी भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन डिपोर्टेशन उनकी लगी, जब केस फेल हुए तो भाई 4 साल हो सकता है कोर्ट में केस चलाओ और उन 4 सालों में उस भाई का बिजनेस भी अच्छा चल रहा हो। अब डिपोर्टेशन लगी, उसको पकड़े के कभी भी बाहर कर देंगे और उसने वहां घर खरीद रखा हो, उसने बैंक में अच्छे पैसे पड़े हो, पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर रखा हो, तो उसका क्या होगा जी। मान लिया आज पकड़ा और पकड़ के चढ़ा दिया अमृतसराली में, तो फिर उसका क्या बनेगा। तो उसका घर यहां है, गाड़ी है, ये सब चीजें, उसका क्या बनेगा। तो ऐसी चीजों पे चर्चा करेंगे अपन कल कि भाई क्या होना चाहिए और किस चीज के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, खास तौर पे उनको जिनकी असाइलम की एप्लीकेशन डिनाई हो चुकी है, डिपोर्टेशन लग चुकी है, उन लोगों के लिए। अब बीच बीच में ये कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर केस कैलिफोर्निया में और काम न्यूयॉर्क में कर सकते हैं क्या। देखो भाई, काम तो वैसे कहीं कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से कोई ऐसा ना हो भाई कोई बहाना ढूंढ रहा हो, कोई आदमी वैसे चिढ़ता हो विदेशियों से। तो इस चक्कर में वकील भी यही सलाह दे रहे हैं कि भाई जहां केस लगाओ वहीं रहो, आप वहीं काम कर लो, जब माहौल ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और एक और मैं बता जो मुझे लगता है, मेरे पर्सनल विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, ये 2-4 महीने 6 महीने का मामला मन लगे भाई, उसके बाद तो
चीजें नॉर्मल हो ही जाती हैं, इतना लंबा सिस्टम सा लगता नहीं। मैं एक दो कमेंट और ऊपर थे, वो भी मैं पढ़ लूं एक बार। कोई पूछ रहा था पढ़ाई में गैप है तो स्टडी वीजा लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है जी। सुभाष डूडी जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल लग सकता है। जो हमारे बच्चे गए हुए 8-8 साल का गैप था जिनका, वो बच्चे भी गए हुए हैं। पिछले जब से ये ट्रम्प की सरकार आई 20 जनवरी से लेके अब तक 4 नए वीजा भी लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीजें चल रही हैं सब नॉर्मल ही हैं, पहले भी होती थी और अब भी हो रही हैं। और अब 4 वीजा लगे भी हैं जिस दिन से ये इनकी सरकार है, उसके बाद स्टूडेंट वीजा भी लगे हैं, टूरिस्ट वीजा भी लगे हैं। और जी पढ़ाई में गैप का स्टडी वीजा बिल्कुल लगे हैं जी, पहले भी। लोहान जी, आपको नहीं लगता कि बड़े भाई साहब को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? ये तो भाई साहब सही पूछियो जी नरेश जी, मैं तो इस पे क्या बोलूं। और हर व्यक्ति को हक है, क्यों ना लड़े। आपको भी लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। चुनाव तो हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है, लड़ना चाहिए। अगर देश को, समाज को कोई अच्छी चीज देना चाहता हो व्यक्ति तो देनी चाहिए। उनके लिए गलत है अगर मन में ये भाव हो ना कि भाई इलेक्शन लड़कर रुपये कमाने हैं, करप्शन करना है, उनको नहीं लड़ना चाहिए और लोगों को लड़वाना भी नहीं चाहिए और ना ही साथ लगना चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जी, अगर कोई उसमें मेरे को ऐसा हुआ कि भी किसी भाई का क्वेश्चन अगर ना आंसर हुआ हो। सर जो अंडर एज है उनका क्या होगा? हाँ, अंडर एज वाला ये है जी कि भाई अंडर एज वाला किस कैपेसिटी में यहां रह रहा है। भाई अंडर एज का मतलब 18 साल से कम उम्र का है, 21 साल से कम उम्र का है। भाई उसका क्या, भाई वो या तो पढ़ाई के तरीके से आया होगा, वो पढ़ ही रहा होगा, या वो पेरेंट्स के साथ आया होगा। तो उसका कोई भी तरीका होगा कि भाई वो क्यों आया यहाँ। और अगर वो असाइलम पे है तो उसकी कोई कहानी होगी, वो कोर्ट उसका डिसाइड करेगा। लेकिन अक्सर जो माइनर होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी कोर्ट की डेट भी जल्दी आती है। तो अब मुझे नहीं पता वो किस उसमें है। और अगर पढ़ाई के तरीके से आया तो मैं पक्का कहूंगा हर बच्चा पढ़ाई के तरीके से जो है, भाई पढ़ाई ना छोड़ियो। कुछ भाइयों ने, कुछ हमारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी यहां आते ही, और हमने बहुत समझाया, बहुत कहा कि पढ़ाई मत छोड़ो। तुम कौन सा 2-2 करोड़ रुपए वाली यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हो? सस्ती यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवा रखे हैं, और ऐसे यूनिवर्सिटी जिन्हें बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कई बार लालच मन में तंग करता है कि पैसे जुड़ जाएंगे, पैसे जो पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी को देनी है फीस, वो जुड़ जाएगी। अरे वो जुड़ नहीं रही, कमाल की बात है। और मैं माँ बाप को भी ये बात कहता हूं, अपने बच्चों के हाथों से किताबें मत छीनिए, ये पाप है। आपने बच्चे को भेजा, मैं हमेशा ये कह के भेजता हूं, 1 सेमेस्टर की फीस और 6 महीने का किराया देके भेज दो, और ये कर्जा भी हो जाए पढ़ाई करते करते तो कोई बात नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर्जा नहीं छोड़ता, और 200%। और इन देशों में और कर्जे की चिंता, क्या बात कर रहे हो आप? जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो डेफिनेटली अपनी पढ़ाई पूरी करें। भविष्य आपका है, तभी आप बड़ा कुछ कर पाएंगे। पढ़ाई, पेरेंट्स भी कई बार कह देते हैं ठीक है बेटा लगा ले असाइलम, के करेगा, पढ़ के पीछे कमांड तो गया है। अरे हद होगी। ये पैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे चल के, मैं कहता हूं दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर डिग्री पूरी करके ट्रक चलाएगा तो अलग ढंग से चलाएगा, वो चाय की रेडी लगाएगा अलग ढंग से लगाएगा, रेस्टोरेंट खोलेगा अलग ढंग से खोलेगा। उसको यहाँ मानसिक विकास जरूरी है, और मानसिक विकास पढ़ाई से आता है, स्टडी से आता है, शिक्षा से आता है। ये जरूरी है, आप इसको ना छुड़वाइए। मेरी कई पेरेंट्स से बहस भी हुई इस बारे में, क्यों पढ़ाई छुड़वाई, क्यों? पहले बाप दादा पढ़ रहे, 7 पीढ़ी पढ़ रही, खेतों में काम किया, मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, और अब बच्चे को भेज दिया। अरे वो पढ़ रहा था ठीक ठाक, उससे क्यों छीनी किताबें आपने? क्यों उसको उकसाया इस बात के लिए कि बेटा तू ये केस लगा ले, वो केस लगा? वो ठीक ठाक पढ़ रहा था।
थोड़ा सा बड़ा होगा वो गालियां देगा आपको कि मैं पढ़ने आया था, मेरे को क्यों आपने छुड़वा दी किताबें। थोड़ी सी हिम्मत और कर लेते। और ये जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बच्चे जिस दिन पढ़ लिख के आगे निकलेंगे ना, ये खुद की फैक्ट्री कोई लगाएगा, खुद की कंपनियां खोलेंगे या बड़ी कंपनीज में जॉब करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इनके जरूरी है आप पढ़ाई ना छुड़वाया करो। तो जी और तो मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहे जी कमेंट्स वगैरह। सर मेरे बेटे का गार्डियन का केस पास हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, जिनका केस पास हो गया तो बहुत बहुत बधाई आपको। और अच्छी बात है अगर हो गया तो जी। सर जी वर्क परमिट हो जाएगा अमेरिका का? अमेरिका का डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं होता जी, और होता है तो उनका वे जो कोई आईटी में कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री कर रखी है या कोई कंप्यूटर साइंस का है, उनके होते हैं और वो अप्लाई करते हैं। अब 3 मार्च से लेके 24 मार्च तक H1B वीजा की एप्लीकेशन डलनी है इमिग्रेशन में, 3 मार्च से 24 मार्च तक। और इसमें 80,000 लोगों को अमेरिका हायर करके और अमेरिका भेज देगा। इनमें वो बच्चे भी हैं जो यहां से डिग्री पास करके अब उस लाइन में हैं, यहां से डिग्री पास करके जो अभी करेंगे वो भी इस लाइन में है, और जो इंडिया में बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। एक अकेला यही है वर्क परमिट अमेरिका का, और नहीं है जी। होगा तो भैया हमारे ध्यान में नहीं, सीधी बात है, क्यों हमने तो जो पता हम वही बता सकते हैं। तो ये है जी। और दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं पता नहीं भैया अमेरिका में अब आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं है जी। 200% आपके हक में हवा चलेगी, आपकी फेवर में चलेगी, क्योंकि आपके बिना इनका काम नहीं चलना है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं हमारे, इनकी कंपनियां संभाल रहे हैं, और बाकी सिस्टम बंद होने के बाद तो स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा और ये जो H1B वाला मामला है ये हिट रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई में तेज हैं और इनको पसंद भी आते हैं। और पिछले 2 सालों से सबसे ज्यादा स्टडी वीजा अपने बच्चों के लगे हैं, और उसका एक पुख्ता सबूत ये है, अभी पिछले 20 दिनों में 4 वीजा लगे हैं। ऐसी कोई सख्ती और मामला होता तो ये वीजा लगते भी ना। तो ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अपने बच्चों को बोलो +2 की जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं जोर शोर से पढ़ाई करें और खींच के ले लें काम ने। वजीफा जो यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है उस पर भी काम करेंगे, तो अपने बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब व्हाट इज द एडवाइस फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू कम टू यूएस, प्लीज इन्फॉर्म। करमवीर जी ने सवाल पूछा है जी। करमवीर जी बिल्कुल यूएस रेडी है बच्चों को लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं इतना प्रेशर है एम्बेसी के ऊपर, हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो उसके चलते इन्होंने नई एम्बेसी खोल दी ताकि जल्दी से केसेस निकल जाएं, इनका भार कम हो जाए। ये जैसे सप्लाई एंड डिमांड होती है ना, तो वो सप्लाई इतनी दे रहे हैं हम इनको, इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो इन्होंने नई एम्बेसी खोल दी। तो नई अभी बेंगलोर में खोली है, पिछले साल भी ये खोली थी। ये इतनी एम्बेसीज खोलने का मतलब तो यही है ना कि हमें ये लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स का तो भविष्य 1 नंबर का है आने वाले समय में। और आप देख भी लोगे अगस्त का जो सेशन है, मैं उसके लिए कई बार पहले भी बोल चुका हूं, अगस्त में एडमिशन होंगे बच्चों के। एडमिशन तो अभी हो रहे हैं, नॉन स्टॉप एवरीडे एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन क्लासेस स्टार्ट होंगी अगस्त में और सितंबर में। अगस्त सितंबर में जो क्लासेस उनके लिए दाखिले अभी हो रहे हैं, और उनके वीजा का प्रोसेस वो मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने लगातार इंटरव्यू चलेंगे। और उस इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस बार मैं भी अपने दल बल के साथ इंडिया में अपने बच्चों के सामने होऊंगा, आमने सामने बैठ के उनकी तैयारी करवाएंगे। और मुझे तो अच्छा लगता है जब गांव का बच्चा, किसान का, जमींदार का बच्चा, किसी छोटे मजदूर का या किसी दुकानदार का बच्चा मेरे सामने बैठता है और उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है, सर मेरा लग जाएगा जी वीजा। तेरा लग गया नहीं, क्यों नहीं यार। अरे तुम गरीब व्यक्ति कोई भी हो, वो राष्ट्र निर्माता होता है, किसी भी देश का हो। ये राष्ट्र निर्माता हमारे बच्चे जाएंगे 200%, क्यों नहीं जाएंगे। और रिकॉर्ड बोल रहा है हमारा, रणबीर लोहान जी ने ये पौधा लगाया था और आदेश करे थे बड़े भाई साहब ने कि भाई
चलो आगे निकलो और इन बच्चों के हाथ खींचो। पेट तो बोले, उनका कहना है हमेशा, बोला पेट तो सूर भर के भी सोवा अपना। तुम पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा सा हाथ पकड़ो इन बच्चों के, निकालो इनको बाहर। और ये चीजें नॉर्मल नहीं है। मैं तो कई बार कह देता हूं, आपने तो मेरा काम छुटवा दिया जो मैं कर रहा हूं। बोले कोई नहीं, रोटी तो खाता होगा, रोटी चाहिए अपन, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीजें हैं जी। आप बिल्कुल बच्चों को पूरी मोटिवेशन दें। जो बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, उनको के अच्छे नंबर ले आओ, अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला हो, साथ साथ आईलेट्स और पीटी की तैयारी कर लें, और फिर चढ़ जाओ जहाज में। अगस्त में अमेरिका में मिलते हैं, और मैं भी इंडिया में हूंगा तब तक, तो इकट्ठे ही आएंगे वहां से, एक जहाज में बैठ के। इस बार भी मैं आया था, मेरे जहाज में मेरे ख्याल 3-4 बच्चे अपने ही थे। तो मैं यूं एक लाइन में बैठे, हाँ तू के खाओगा, तू के खाओगा। मजा भी आता है। एयरपोर्ट पे उतर के यूं दिखाते हैं, ये है भाई तेरा अमेरिका ड्रीम, और ये तेरी कामयाबी यहां से शुरुआत होती है। तो ये है जी। आप कभी फोंटाना की तरफ, हाँ जरूर मोनू, जरूर आएंगे भाई, 200% आऊंगा जिस दिन मिलेंगे आप। और जी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अच्छा सर जी, +2 के बाद गैप है 8-10 साल का जी, उसका क्या सोल्यूशन है? कोई रास्ता है तो दिखाओ लोहान सर जी। अंकुश बिश्नोई जी, देखिए गैप इन गोरों के भी हैं पढ़ाई में। पिछले हमारा अब तक का जो वीजा गैप वालों का लगा, वो 8 साल का गैप था जिसका वीजा लगा था। लेकिन आप जिसको गैप समझ रहे हैं, वो शायद हमारी नजरों में गैप ना हो। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो आप गैप को। भाई मैं कहता हूं, मैंने +2 की पढ़ाई करने के बाद बीए में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि भाई मेरे घर पे सिचुएशन ठीक नहीं थी, और मैंने खेती करनी शुरू कर दी। मेरे फादर खेती करते थे, उनके साथ मैंने भी खेती शुरू कर दी। तो इसमें गलत क्या है? अब मेरी हालत ठीक होगी, घर का ब्योर ठीक हो गया, और फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। उसका एक पूरा लंबा चौड़ा लेटर लिखेंगे यूनिवर्सिटी को कि ये गैप को एक्सेप्ट करे, और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देंगी। और यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कर लेगी तो इंटरव्यू करवा देंगे, और हमारा इंटरव्यू करेगी, आपने क्यों सिलेक्ट किया है बच्चा, हम देंगे जवाब। चिंता करने की जरूरत नहीं। गैप वालों को बिल्कुल भी, कोई तो काम किया होगा गैप के दौरान, कोई दुकान पे बैठा होगा, कोई फादर के साथ बिजनेस में रहा होगा, कुछ तो किया होगा। लेकिन 8 साल के गैप में किसी को पैसे देके नकली सर्टिफिकेट ना बनवाइयो, वो मदद नहीं होगी बिल्कुल भी। ये नकली सर्टिफिकेट की वजह से तो ये दिक्कत आ रही है सारी, जो ये ड्रामा खड़ा हो रहा है, यो गलत लगा के। नहीं तो ये जेन्युइन केस को कभी नहीं रोकते जी, और ये होना भी नहीं चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। सर जी कांटेक्ट नंबर प्लीज। कांटेक्ट नंबर है जी 98-123-15-615, 98-123-15-615। और इस पे लिख भी देंगे, अगर किसी को कांटेक्ट करना तो आप कर सकते हो। आपका लोकल नंबर है, इंडिया का नंबर है, आप खुल के इस पे सर्विस वो बात कर सकते हो। आई विल हैव अ मीटिंग विद यू सर ऑन योर रिटर्न टू चंडीगढ़ ऑफिस। बिल्कुल जी, जी सदके। और एक मैं कई बार होली ये रिक्वेस्ट में, एक भाई पंजाबी में आके एक बार ये सारी बातें फिर से बताऊंगा, क्योंकि हमारे पंजाब वाले भाइयों की कई बार फोन वाली है जी, आधी बातें हमें समझ आती हैं क्योंकि आप हरियाणवी में बोलते हो, हिंदी तक भी हम समझ लेते हैं, लेकिन हरियाणवी कई बार ज्यादा हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता। तो ये रिक्वेस्ट है जी, एक बार पंजाबी में भी आप हमें ये बात बताएं, ताकि उनके भी भाई, वो भी अपने भाई हैं पंजाबी, ये भी मैं आपको किसी दिन कल या परसों का दिन रख के उनको पंजाबी में भी ये बात बताऊंगा, ताकि पंजाब के भाइयों को भी ये इस बात की सही जानकारी हो। क्योंकि छोटे लेवल पे तो बहुत कुछ चल रहा है, वहां फोटो खींच के भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भ्रांतियों से बिल्कुल बचें जी हम। और क्या क्वेश्चन है जी किसी का, मैं अभी देख रहा हूं।
आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगता है भाई साहब। धन्यवाद जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये एनर्जी है। मैं 1:30 बजे सोया था रात को और अभी 6:30 बजे सुबह उठ लिया, और सुबह उठ के काम करना अच्छा लगता है और आप लोगों से मुलाकात होगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया जाके आ गया। तो मेरी भी एनर्जी आप लोगों के साथ ही है। सर एमएससी के बारे में बता दो। आप एक काम करा ये स्टूडेंट्स का टॉपिक अपन न्यारा ही रख ले। मैं आया तो था इस बात खातर कि अपने भाइयों को भी बता दें। हरजीत कौर जी का सवाल है। हाँ जी भैन जी, मैं तुहानू जरूर दसांगा एमएससी दे बारे। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ बीएससी ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਮਐਸਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਰਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀਆਰਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਮਐਸਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 80,000 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੈਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ 98 123 15 615 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। एमए पोल सर एज 47 आ गया, कर सकता हूं सर? भाई एमए पॉलिटिकल साइंस आपने कर रखी है, 47 आपकी एज है, आपका कोई ना कोई होगा ऐसा सिस्टम कि आपने कोई जॉब कर रहे होगे, प्राइवेट जॉब कर रहे होगे। आप तो घूम जाओ यहाँ, और 47 आपकी एज है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करवा देंगे आपकी, आप देख जाओगे अमेरिका कैसा है, और उसके बाद आप अपने बच्चों को भेजने की तैयारी करना, वो ज्यादा अच्छा रास्ता रहेगा। वो घूम जाना आप और बच्चों को भेजो, बच्चों को मिलते आते जाते रहना। 10 साल का वीजा आपका लगेगा। हमारा वीजा लग गया है। अमित महेश्वरी जी, बहुत बहुत बधाई हो अमित जी आपको। आ जाओ अमेरिका में मिलते हैं। शिव कुमार आर्य जी, भाई साहब क्या हाल है जी? बिल्कुल सही है जी शिव जी, आपकी बात सुन के, आपका तो नाम ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद सर जी। ड्राइवरी और खेतीबाड़ी की थी सर 8 से 10 साल से। हाँ कोई बात नहीं अंकुश जी, आप बात कर लेना, जो भी पॉसिबल होगा वही करेंगे, और नहीं होगा तो बिल्कुल आपको मना कर देंगे कि नहीं पॉसिबल है जी। सो मेरे ख्याल तकरीबन हो ही गए होंगे जी। भाई आपकी वजह से टेंशन दूर हो जा। चलो जी, अच्छी बात है। यही हमारी एक कोशिश है कि कोई नेगेटिव खबरों से किसी को तनाव ना हो, डिप्रेशन ना हो, क्योंकि डिप्रेशन यहाँ वैसे ही बहुत है और तनाव यहाँ वैसे ही बहुत है। केस पास होगा नहीं होगा, फिर ऊपर से ये खबरें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल तकरीबन होएगी जी। बाकी काफी सारी चीजें कमेंट सब आने शुरू हो गए, तो मेरा भी गला बैठ लिया। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय पे, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, नमस्कार, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों जय हिंद, स्वस्थ रहो, तगड़े रहो, मजबूत रहो, और सारे भाइयों को फिर से आप बिल्कुल लव एंड पीस, लव यू ऑल, थैंक यू।